अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जरदाद अली खान और आप हमारा चैनल देख रहे हैं द चीफ इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो मैं आज आपको सेकंड ईयर की बुक है एक मैथमेटिक्स, उसका नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास सेकंड ईयर बुक है, जो हमारे पास मैथमेटिक्स है, उसको उन्होंने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो पहले नंबर पर उसने कहा जी हमारे पास जो पहले 3 चैप्टर्स होंगे उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस, और जो अगले चैप्टर्स होंगे हमारे पास उसको हम पढ़ेंगे इसमें ज्योमेट्री। तो पहले हम यहाँ पे पार्टीशन कर देते हैं कि चैप्टर यहाँ पे कैलकुलस के कितने होंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक हम कैलकुलस पढ़ेंगे, और ज्योमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक ज्योमेट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये हमारे पास क्या चीज़ है। अब हम आगे क्या करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम अगर देखें तो नाम हमारे पास है फंक्शन एंड लिमिट्स। तो नाम से बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं कि नाम हमें बताता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो ये नाम हमें बता रहा है कि आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो चीज़ें पढ़नी है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो फंक्शन और लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले नंबर 1 पे फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या चीज़ है, और फंक्शन की बहुत सी टाइप्स भी हैं, हम टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में और साथ में उसके ऊपर जो डोमेन है उसकी जो रेंज है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आओ हम फंक्शन की डोमेन और रेंज और फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शन अगर हम आम जिंदगी के अंदर देखना चाहें ना तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कि जैसे ये मार्कल है एक हमारे पास। तो मार्कल क्या है, एक फंक्शन है। क्या होता है, इसके अंदर हम इंक डालते हैं तो इंक से हमारे पास क्या निकल है कि हम इसकी मदद से यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जो काम कर रहा है, हमारे पास लिखने में मदद कर रहा है। तो ये एक फंक्शन हो गया। आपके पास घर में पंखा है तो पंखा आपको क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, और आपको क्या करता है, वो हवा दे रहा है। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन बन गया। इसी तरह से बाइक है आपके पास, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप खुद सोच के हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि क्या क्या और फंक्शन की एग्जांपल्स होती हैं। अब मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताता हूँ कि फंक्शन का जो सा हमारे पास नेम है रिकॉग्नाइज्ड किसने सबसे पहले किया था। तो हमारे पास एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लेबनिज, जिसने फंक्शन के बारे में सबसे पहले बताया। तो अगर मैंने जिस तरह आपको आगे बताया कि आपके पास फंक्शंस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो उसके हमारे पास एक जो सी डेफिनेशन बनती है आम, तो मैं आपको मुश्किल करके नहीं आसानी में दे रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर जो चीज़ डाली है उससे हमें कोई आउटपुट मिल जाए, मतलब इनपुट दिए और आउटपुट मिल जाए। तो इस तरह की चीज़ को हम फंक्शन कह रहे थे, जो इस तरह का काम करता है कि अगर उसको हमें कोई चीज़ दिया और हमें भी वो क्या करे, आउटपुट दे। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं फंक्शन। तो जैसे हमारे पास एक घर में ग्राइंडर मशीन होती है, उसके अंदर हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो हमारे पास ग्राइंड करके एक यूनिक आंसर दे देती है। कि हमारे पास कभी इस तरह नहीं हुआ कि हमने कोई भी अपना शेक बनाते वक्त आपने बनानास वगैरह को डाला और उसने आपको सेब का शेक दे दिया। तो मतलब कि वो एक फंक्शन है, वो काम उस पर ही करेगा जो चीज़ अंदर हम डाल रहे हैं, और जो हमारे पास निकल रही है चीज़, मतलब कि जो शेक हमारे पास निकला था, वो डिपेंड कर रहा है कि आपने उसके अंदर क्या चीज़ डाली है। मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हुई, और जो हमारे पास आंसर निकल रहा है उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है। तो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि फंक्शन क्या होता है, जिसको हम इनपुट देते हैं और वो आउटपुट देता है। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन हमारे पास क्लियर होती है कि फंक्शन हमारे पास किसी दो वेरिएबल, यानी जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज हो सकती हैं। तो जो दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशन होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो अब हमारे पास यही चीज़ मैथ की बुक हमारे पास है, इंट्रोडक्शन आप पढ़ें उसका, तो इंट्रोडक्शन के अंदर यही चीज़ क्लियर की गई है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशन होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो लेबनिज़ हमें क्या कहता था कि आपके पास किसी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या करना, डिपेंड करना, हमारे पास क्या कहलाता है, एक फंक्शन कहलाता है। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन जो हमने क्लियर की हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि इनपुट और आउटपुट आ जाए तो एक फंक्शन होता है, ये आम सी बता दी है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें वो आपके पास बुक्स के अंदर लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए आया हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, आपको क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। तो मेरी टारगेट आपके लिए यही होगा। तो फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, जो पहली डेफिनेशन है, तो फंक्शन के अंदर हमने उसमें पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट, और दूसरी डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, वेरिएबल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो सा रिलेशन होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स क्वांटिटीज़। तो ये हमारे पास क्या कहला गया, एक फंक्शन कहलाता है।
और एक और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहीं से अगर हम नीचे जो लेबनिज ने हमें कहा हुआ था कि फंक्शन हमारे पास क्या होता है, उसने कहा जी आपके पास डिपेंडेंस ऑन क्वांटिटीज ऑन एन अदर क्वांटिटी। किसी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या करना, डिपेंड करना, हमारे पास एक क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दी थी, मैं उसी के ऊपर रहता हूँ ताकि आप ज़रा कंफ्यूज ना हो। तो जैसे कि मेरे पास वो ग्राइंडर मशीन वाली एग्जांपल थी, तो जैसे ही हमने उसके अंदर कोई चीज़ डाली तो वो हमारे पास जो थी वो इंडिपेंडेंट थी, और जो आंसर निकल रहा था वो हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट था। तो अब इसी तरह से उसने कहा जी यही दो क्वांटिटीज़ का आपस में जो सा है वो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट का जो रिलेशन होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, एक फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसके अंदर मैथ के अंदर बात करना शुरू करें तो मैथ के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे कि आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हमने एरिया सीखा हुआ कि इसके हमारे पास जो साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। तो मैंने कहा जी वो कोई एक्स होगी साइड, तो इसका जो एरिया होता है वो हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ और विड्थ हमारे पास एक्स ही है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एरिया है ये एरिया हमारे पास डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक साइड है। तो अब हमारे पास जैसे ही हम साइड बढ़ाते जाएँ कि यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे 2, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास आंसर 4। अगर हम x की जगह पे 3 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, x की जो हमारे पास साइड है एक स्क्वायर की, तो जैसे हम उसको चेंज करते हैं तो हमारे पास एरिया भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह के हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सा एरिया वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, यानी कि हमारे पास उसकी साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर एक एरिया अपनी साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो मतलब क्या है, वो एक फंक्शन है, यानी कि ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको इस तरह लिखना जो हमें सिखाया था वो आइलर था जिसने हमें ये चीज़ सिखाई है। तो आइलर ने हमें क्या बताया कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं इस चीज़ को, कि ए हमारे पास क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ऑन एक्स। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम ए लिखना भूल गए, ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमारे पास इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ए हमारे पास क्या है, वो एक एक्स का फंक्शन है। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अगर हम बात करें तो फंक्शन हमने कहा जी कोई भी मशीन हो सकती है, कोई काम करने वाली चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे अगर उसको एक मैं रफली ड्रा करना चाहूँ तो ये एक फंक्शन दिया गया है। वो फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर ये काम कर रहा है। तो x की वैल्यूज़ ही पुट करेंगे ना, जब x यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो कोई भी चीज़ आ सकती है। x यहाँ पे क्या है हमारे पास, वेरिएबल। जैसे कि हम अलजेब्रा के अंदर पढ़ चुके हैं कि x को हमने हमेशा से अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल के तौर पे लिया, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो इसी तरह से हमारे पास कह रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे एक फंक्शन के अंदर, उसका हमारे पास कोई ना कोई एक आंसर आ जाएगा। अब मैंने कहा था जो चीज़ हम पुट करेंगे उसको हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, और जो आंसर निकलेगा वो डिपेंडेंट होगी किस पे, जो हम उसके अंदर पुट कर रहे हैं। तो इसको हम ये दूसरे वर्ड में हम इनपुट भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास क्या निकलेगा, उसका आउटपुट निकलेगा। और ये हमारे पास मशीन है कोई भी जो उसके ऊपर काम कर रही है, तो हम उस मशीन को क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। अब यहाँ से एक और चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपके पास दिया गया है कि इंडिपेंडेंट या इनपुट जो भी वैल्यूज दी गई हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हम उसके अंदर पुट करेंगे ये हमारे पास होंगी डोमेन। जो हम चीज़ पुट करेंगे उसको हम कहेंगे डोमेन, और जो आंसर निकलेगा उसको हम कह देंगे यहाँ पे ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास रेंज है, यानी कि वो कहाँ तक अपना आंसर दे सकती है, क्या आंसर दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेंज का हमारा ये क्लियर हो गया। तो डोमेन और रेंज को अगर मैं आम जिंदगी के मुताबिक बात करना चाहूँ तो जिस तरह कि एक हमारे पास बादशाह है, तो उसकी जो सल्तनत है वो उसकी सल्तनत हमारे पास डोमेन है, और कहाँ तक है, किस एरिया तक है, ये उसकी क्या आ गई, हमारे पास रेंज आ गई। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें एक फंक्शन के ऊपर, तो फंक्शन के ऊपर उसने कहा जी डोमेन वो होगी जो हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, और रेंज वो होगी जो उससे हमें आंसर मिलेगा। तो अब इसके अंदर हम काफ़ी आगे चलेंगे, फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर जो हम फंक्शंस बात करेंगे उसके अंदर हम रियल वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे, रियल वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे। तो रियल वैल्यूज़ को अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवाता हूँ, रियल वैल्यूज़ होती क्या हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, उससे पहले रियल वैल्यूज़ को बात करने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते थे। नेचुरल नंबर्स का सेट
और नेचुरल नंबर्स का सेट अगर मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 से शुरू होते हैं और सो ऑन इन्फिनिटी तक, यानी कि अनडिफाइंड है, ये हमारे पास अभी तक फाइंड नहीं हुए कितने कर सकते हैं। इसी तरह से ये नेचुरल हो गए। इसी तरह से हम होल नंबर्स की बात करते हैं। होल नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे? होल नंबर्स होल नंबर्स की बात करें तो उसने कहा जी यहाँ पे हम 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम होल नंबर्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आपके पास यही 0 साथ में प्लस और माइनस आ जाता है, यानी कि प्लस वाले भी और माइनस वाले वैल्यूज भी आपके पास सारी की सारी इसमें शामिल हो जाती हैं। और आगे जाके हमारे पास आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कह रहा है कि x की फॉर्म में होंगे और x हमारे पास किस तरह का होगा? x कोई वैल्यूज दी गई होंगी और x को हम लिख सकेंगे p ओवर q, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। ये जितनी भी वैल्यूज हम लेंगे यहाँ पे p और q, ये सारी की सारी सेट ऑफ इंटीजर्स में से हम लेंगे। तो रैशनल नंबर्स आ गया। इसी तरह से हम इरैशनल की बात करते हैं। इरैशनल हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? तो इरैशनल नंबर्स की बात करें तो वो कह रहा है कि सेम यही चीज़, लेकिन यहाँ पे जो x होगा वो p ओवर q के फॉर्म में नहीं होगा कभी भी। रैशनल और इरैशनल के दरमियान में थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूँ कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, तो रैशनल नंबर्स की यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल के दरमियान में क्या फ़र्क होगा। तो रैशनल और इरैशनल के दरमियान में अगर मैं फ़र्क की एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास अगर एक 0.5 वैल्यू दी गई थी, अब आप इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो मैं इसको लिख सकता हूँ। हमें डेसिमल जो से हैं उनको ख़त्म करना आता है कि अगर हम पॉइंट्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो डेसिमल जितने हैं उसको लिखो 5, तो डेसिमल्स के बाद पॉइंट के बाद जितने डेसिमल्स हैं उतने नीचे 1 के साथ आप 0 लगा दें। तो इसको हमने p ओवर q की फॉर्म में लिख लिया, यानी हमारे पास ये आ गया 1/2। तो हमने इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख लिया। तो इसी तरह से अगर मैं, ये हमारे पास कौन से हो गए? ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स। और अगर इरैशनल की बात करूं तो ये हमारे पास आया था 0.5 6 7 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर वैल्यूज जा रही हैं तो मैं इसके बाद जो से डेसिमल्स हैं वो तो काउंट ही नहीं हो रहे, मैं नीचे कितने ज़ीरो लगा सकता हूँ? तो ये मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, तो मैं इसको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। जो इस तरह के नंबर आए थे उसको हम कहते हैं इरैशनल। और आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि अगर आप सिंपल आप डेसिमल्स के बाद पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स हमारे पास दिए गए हैं तो उन डेसिमल्स को अगर आप काउंट कर सकते हैं तो वो रैशनल है, अगर काउंट नहीं कर सकते तो वो इरैशनल है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 0 से फ़ौरन अगली वैल्यू कौन सी है, तो आपके ज़हन में कई दफ़ा आ रहा होगा कि आपके ज़हन में ये आ रहा है कि आप 0.1 होगी, नहीं, उससे पीछे एक और वैल्यू भी है, वो उसको हम कहते हैं 0.01, लेकिन उससे पीछे भी एक और वैल्यू है 0.001। अब इस तरह आपके जहन में फिर आएगा कि सर इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा जो सी हैं वैल्यूज़ आ जाएंगी 0.0000001। तो अब हम कितने ज़ीरो लगाएंगे ये हमें खुद आइडिया नहीं है। तो अगर हम 0.0000 और एंड में 1 नहीं लगाना है तो हम उसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास जीरो चलते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। जब चलते जा रहे हैं अनकाउंटेबल हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, वो कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर है। मतलब 0 से फ़ौरन अगला वैल्यू जो सी है वो हमें इरैशनल उसको कहते हैं। तो अब बात करते हैं रियल नंबर की। ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना लाजमी था कि रियल नंबर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रियल नंबर्स। हम इसको इस तरह भी शो करते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर आपके पास होंगे रैशनल और इरैशनल। रैशनल को हम क्यू से और इरैशनल को हम क्यू डैश के साथ डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि रैशनल और इरैशनल जो इन दोनों का जो मजमूआ होगा हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर होगा। मतलब क्या कि आपके पास वो वैल्यूज़ जो आपको फाइंड नहीं हो सकती कभी भी, मतलब आप कभी भी इस चीज़ को फाइंड नहीं कर सकते, वो वैल्यूज़ भी रियल लाइन के अंदर हमारे पास शामिल होंगी। मतलब 0 से फ़ौरन अगली वैल्यू भी। अब जो हम फंक्शंस, अब आप वापस आते हैं कि बताने का मकसद हमारे पास क्या था कि अब जो फंक्शंस के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, इनपुट देने हैं, जो एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है हमने इस चैप्टर के अंदर, वो रियल नंबर्स होंगे सारे।
तो रियल नंबर्स हमारे पास क्या होता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर हो सकती हैं। तो हमारे पास क्या रहा है कि अब फंक्शन के अंदर हमने क्या पुट करना है, रियल नंबर्स पुट करने हैं। तो जब हम रियल नंबर्स को पुट करेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास आंसर आएगा। अब जो डोमेन है, असल बात यहाँ पे आती है कि जो डोमेन है हमने कहा जी वो यूनिक हो सकती है, हमें फाइंड हो सकती है, डिफाइंड हो सकती है, अनडिफाइंड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख लेते हैं कि जो रेंज होगी हम उसको कह देंगे ये हमारे पास क्या है, डिफाइन है, अनडिफाइंड नहीं होगी, यूनिक होगी, आंसर एक देगी, ज़्यादा नहीं देगी। तो डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि अनडिफाइंड वैल्यूज़ कैसे हो सकती हैं कि अगर आपके पास समथिंग ओवर 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि अनडिफाइंड हो जाता है। इन्फिनिटी को हम एक्चुअली अनडिफाइंड ही कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या रहा है, किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अनडिफाइंड कैसे होता है। इंशाल्लाह आपको एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा कि समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैसे होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास समथिंग ओवर 0 आ गया तो हम उसको इन्फिनिटी कह देंगे, कि मतलब कि जो रेंज होगी वो कभी भी ये निकलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसी तरह से एक और वैल्यू कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम उसको अयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अयोटा जो से है वो भी एक नंबर, उसको नाम दे दिया गया, लेकिन वो भी हमारे पास इस वक्त अनडिफाइंड वैल्यू है। मतलब कि माइनस अगर आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। तो ऐसी वैल्यू से हमें यहाँ पे ग्रेस करना पड़ेगा, हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, उनको हम नहीं पुट करेंगे जिनको पुट करने से आंसर ये दो चीज़ें आती होंगी। हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं पहले, तो कि एग्जांपल हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम कोई नंबर 1 पे एक फंक्शन दिया गया, वो क्या कर रहा है कि जो वैल्यूज होंगी उसके ऊपर 2 भी अप्लाई करेगा और साथ में उसके ऊपर 1 एडिशन दे देगा। हम यहाँ पे वैल्यूज को कहता है कि बताओ कि अब आपके डोमेन और रेंज क्या होगी इस फंक्शन की। मैंने कहा जी आपके पास आर रियल नंबर आपने पुट करने, रियल नंबर्स की एक लाइन बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये लाइन आ गई जिसके अंदर 0 भी आ रहा है, 0 से फौरन अगली वैल्यू भी आ रही है, 0.5 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और ये अनडिफाइंड है, मतलब चलता जा रहा है, कितनी वैल्यूज है हमें नहीं पता। इसी तरह से यहाँ पे आता है -1, -2, -3 और सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट करके देखनी है, कहीं ये आंसर इस तरह का तो नहीं दे रही। ये दो चीज़ें, जो वैल्यूज ये दो चीज़ें आंसर देती होंगी हम उसको ख़त्म कर देंगे। आपके आने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर आपने ये चीज़ देखनी है कि कोई फंक्शन आप पुट कर रहे हो, फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ ये कैसे आएंगी, तो आपने एक माइंड में रखनी है चीज़। अगर आपके पास फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर आ गया या आपके पास फंक्शन आपके पास रैशनल मतलब कि बटे की फॉर्म में आ गया, तो आप क्या करोगे, नीचे वाली वैल्यू जो सी है वो तो 0 होगी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ना तो इसके अंदर हमारे पास जो सा बटा आ रहा है, ना हमारे पास इसके अंदर कोई स्क्वायर रूट आ रहा है। तो मतलब क्या, हम जो वर्दी वैल्यू इसके अंदर पुट कर लें तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आंसर नहीं देगी, हमेशा डिफाइंड आंसर देगी। हम चेक कर लेते हैं, 0 पे हमने इसको पुट किया तो 0 पे इसने आंसर दिया 2 × 0 इज 0, 0 + 1 इज 1। ये आंसर नहीं कर रहा है हमारे पास, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने 1 भी पुट करके देखा तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 3, 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5, 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7। इसी तरह से हम इस साइड पे भी चेक कर लेते हैं, -1 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया -1। इसी तरह से जब हमने इसके अंदर -2 पुट किया तो -2 को किया तो -4 + 1 तो ये हमारे पास बन गया -3। तो जब हमने -3 को किया तो ये हमारे पास बन गया 3 × 2 = 6, -6 और +1 तो हमारे पास -5 आ गया। इसी तरह से हम जब अगली वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा। अब देखो कि जो हमने डोमेन पुट की है, ये डोमेन जितनी भी पुट की है सारी पुट करने से हमारे पास आंसर सारा डिफाइंड आ रहा है, कोई भी अनडिफाइंड नहीं आ रहा। तो मैं अगर इसकी डोमेन लिखना चाहूँ इस फंक्शन की, तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ f(x). तो कह रहा है जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ आर रियल नंबर आ जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। आप इसको लिख किस तरह सकते हो, आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि हमारे पास आर रियल नंबर, इस तरह लिख दो। अगर इस तरह भी नहीं लिखना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो अब डोमेन तो हमारे पास कंफर्म होगी कि हमने वो वैल्यू सारी पुट कर दी जिसको पुट करने से हमारे पास आंसर ये दो चीज़ें नहीं आ रही।
तो रेंज क्या थी, रेंज मैंने अभी बताई कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो हमें आंसर मिल रहा है। तो आंसर वाली लाइन कौन सी है, ये ऊपर लिखी है हमने। अब जो आंसर निकल रहा है वो भी देखें, वो पॉजिटिव में भी आ रहा है, वो नेगेटिव में भी आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं अब यहाँ पे, तो इसके अंदर हमारे पास जीरो भी होगा। जब हम x की जगह पे लिखेंगे -1/2, तो जब -1/2 पुट करेंगे तो आंसर जीरो भी देगा। तो मतलब जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, हर चीज़ इसमें आ रही है। तो जो हमारे पास रेंज है, हम उसको रेंज को यहाँ पे लिखते हैं कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगी। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगी, वो भी सेट ऑफ आर रियल नंबर होगी कि इसमें पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉइंट्स में भी आ रही हैं वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ आर रियल नंबर। आज की वीडियोस के अंदर मैंने आपको सिखाया कि फंक्शन क्या होता है, और साथ में उसके अंदर हम डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपके पास अगली वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि जो दो चीज़ें आ रही हैं ये हमारे पास किस तरह की एग्जांपल्स में आएंगे, और हम उसको कैसे लिखेंगे, उसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, रेंज कैसे लिखेंगे, और इंटरवल्स के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो आप हमारी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।